तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह देर शाम तक वापस नहीं आ पाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर मुर्दा लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नज़र में जिसकी हत्या हुई थी, अंत में वही मर्डरर भी होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ हो वही मर्डरर हो। आपको जो सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें सच में ऐसा हुआ था। शायद आपको अभी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मगर जब इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और हिला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना परे है और इस पूरी कहानी को अंजाम देने के पीछे की वजह और भी भयावह है। तो आखिर क्या है रहस्यों से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वो इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती है। शिखा घर वालों को बताकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफ़ी देर हो जाती है, मगर वह वापस नहीं आती है। जैसे जैसे शाम बढ़ती है, परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। ज़्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले अपने स्टाफ में शिखा दुबे की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक को फ़ोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। जब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रसाद दुबे से पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है? जवाब में वो टीपू यादव का नाम लेते हैं। टीपू यादव भी इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक टीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए बयान में राम प्रसाद दुबे बताते हैं कि टीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो टीपू यादव ने ही उनकी बेटी को कहीं गायब किया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। और भागते हुए पुलिस टीपू यादव के घर पर आई है। यहाँ आकर पता चलता है कि टीपू यादव खुद ही लापता है। इधर पुलिस शिखा दुबे की भी तलाश में लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैलान कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। यह लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं, कहीं यह शव गायब हुई बेटी शिखा दुबे का तो नहीं है। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचानना तो असंभव था। लेकिन शरीर पर पहने हुए कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी हुई चप्पल और गले में मौजूदा काला धागा इस बात की गवाही दे रही थी, यह मेरे सामने पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले भी आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही कपड़े पहनकर अंतिम बार शिखा दुबे अपने घर से निकली थी। इसके अलावा जो चप्पल, दूसरे सामान तथा गले में काला धागा मिला था वो सभी शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद उस लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और भारी चीज़ से हमला करके चेहरे को बर्बाद भी किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में यौन हरासमेंट की भी पुष्टि होती है। ये दरिंदगी खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तार की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस घटना ने बड़े स्टार पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था और पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द हत्यारा की तलाश में लग जाती है, क्योंकि शिखा दुबे के पिता ने
टीपू यादव नाम के लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था। इसलिए पुलिस टीपू यादव को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर देती है और टीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। यहाँ तक कि टीपू यादव से जुड़े 50 से ज़्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर कहीं से भी टीपू यादव का अता पता नहीं चलता है। काफ़ी मेहनत के बाद टीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि टीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और टीपू यादव की तलाश में सोनभद्र का शहर कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक होती रहती है, मगर कहीं भी टीपू यादव का अता पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वो एक ऐसे घर में पहुंच जाते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कई बार दरवाजे को नॉक करते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरवाज़ा किसी और ने नहीं बल्कि इस शिखा दुबे नाम की लड़की ने ही खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, वही शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें भी पुलिस वालों को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट टीपू यादव दिखाई देता है। मतलब कि जो लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी, वह और जो लड़के टीपू यादव पर हत्या का इल्ज़ाम लगा था, वह दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था, वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी समझकर अंतिम संस्कार किया था, वो कौन थी? उसकी हत्या किसने की थी? अब पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वो शिखा दुबे और टीपू यादव ही थे। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है कि टीपू यादव इसके कॉलेज में पढ़ाई करता था और इसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे तथा टीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया के नज़रों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण टीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और टीपू मिलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब टीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान में काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है, तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सकें। टीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक भी चलाया करता था। टीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो देखने में काफ़ी हद तक शिखा दुबे की तरह ही दिखती है। उसकी कदकाठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा दुबे की ही तरह है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दें, तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। टीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का यह आइडिया काफ़ी पसंद आया। दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मुझे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यह कोई 25 से 26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती है
और वो काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी टीपू और शिखा को देता है टीपू यादव को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वह पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर टीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदता है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वह पास के जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे तब काम देंगे। इसी के बहाने गाड़ी रोककर सभी पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर टीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और टीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीदकर लाए कपड़ों को खुद पहनती है और जो कपड़ा पहनकर वह घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वह भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा को पहना देती है और कुछ सामान भी उसके आसपास छोड़ देती है और अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सब कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी मगर चेहरे से अब भी वह पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए अब सुग्रीव तथा टीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा सा रोड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग तब तक उस रोड से पूजा के फेस पर हमला करते रहते हैं जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता है। इसके अलावा यह लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जला देते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद टीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहाँ से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरयू कैलान के पास के जंगलों में लाकर फेंक देता है और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और टीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और टीपू यादव के खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक हो जाता है कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जहन से अपराध को अंजाम दिया। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम के सर से उसकी मां का साया छीन लिया है। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए उन्हें यकीन भी नहीं होता है कि जो बेटी को मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे वही अब उनके सामने खड़ी थी। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वह जिंदा है। वह थोड़े भावुक भी होते हैं मगर थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि इसने इस अपराध को अंजाम दिया है कि इसे जिंदा रहने का हक नहीं है, यह मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस टीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे तथा बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। शिखा दुबे का इस कहानी में शुरुआत में कत्ल होता है, वहीं शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हरासमेंट का भी जिक्र था मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ यौन एलांस की बात नहीं स्वीकार की और पुलिस भी इन बातों को साबित नहीं कर सकी। फिलहाल इनकी स्थिति क्या है सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के बाद कुछ सालों तक शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे तथा टीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे तथा टीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें अदालत में धूल खा रही हैं। अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।